चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरा, फिर भी तेरे अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। वेलकम आप तमाम बच्चों का, मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप तमाम बच्चों का स्वागत करना चाहता हूं मेरे YouTube चैनल समर्पण बाय DK यादव पर। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है, भरोसा है आप सभी मेरे साथ जुड़ेंगे और आज की इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से आप ज्वाइन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि आज का जो सेशन है वो आप लोगों ने जो टेस्ट दिया था, उस टेस्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे मैथ्स और रीजनिंग के, उन तमाम प्रश्नों का मैं डिस्कशन करूंगा। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करूंगा। मुझे भरोसा है कि आप सभी बच्चे पूरी एकाग्रचित होकर, पूरी तन्मयता के साथ आप इस वीडियो को देखेंगे और प्रश्नों को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चे, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आप सभी को मिले थे और किस प्रश्नों में आपने उलझ गया या फिर आपको समय ज़्यादा लगा। आइए देखते हैं। चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। ये आपका पहला प्रश्न था, आप सभी बच्चों को याद होगा नो डाउट। और देखा जाए ये प्रश्न कैसा है बच्चे, है ना। सभी बच्चे देखो और इस प्रश्न को समझने की कोशिश करें। इसमें ग्रीन पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, सही है, कोई बात नहीं बीच में, ठीक है। देखो बच्चे, ये प्रश्न क्या था। तीन संख्याओं का योग 216 है। पहली संख्या एवं तीसरी संख्या का अनुपात 4:8 है, जबकि दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीन संख्या की बात किया, जिसमें सबसे पहले आपको पहली और तीसरी की चर्चा किया है। पहली और तीसरी, तो पहला ए मान लीजिए और तीसरा सी मान लीजिए। फर्स्ट और थर्ड का रेशियो क्या दे रखा है, 4:8। फिर कहता है दूसरी एवं तीसरी का अनुपात, दूसरी यानी बी, तीसरी यानी सी, इसका रेशियो 3:4। इस तरह से दो रेशियो दिया। जब दो अलग अलग रेशियो हो बच्चे, तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। आइए देखा जाए, सी और सी समान, इसके नीचे की संख्या समान नहीं है, इसे समान बनाइए। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, हमारा रेशियो बैलेंस हो चुका। देखा जाए तो यहाँ संख्या में क्या दे रखा है, तीनों का, संख्या में तीनों का क्या दे रखा है बच्चे, योगफल दे रखा है ना। तो आप रेशियो में ही सबसे पहले योग पता करो। तो 8 4 12, 12 6 18। कहेंगे रेशियो में तीनों का योगफल 18 और संख्या में तीनों का योगफल 216। यहाँ से रेशियो 1 निकालने की कोशिश करिए। 18 इकाही 18, 3 18 दूनी 36, यानी रेशियो 1 का मान हमें मिल गया 12। ओके बच्चों, आपसे पूछा क्या है, देखो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या का रेशियो में मान क्या है, 6। 1 का मान यदि 12, तो 6 का मान 12 छके 72, यानी आंसर होना चाहिए आपका सी। इस प्रश्न को मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हो और बहुत आसान सवाल था, नो डाउट। तो चलो बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 12वां एवं नीचे से 28वां है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। बच्चे ध्यान से सुनो, इस तरह के रीजनिंग में हमेशा एक सवाल कभी न कभी यदा कदा आपको मिलते रहता है। कैसा सवाल है, ऊपर से रैंक दिया रहेगा, कई सारे विद्यार्थी रहेंगे, कई सारे बच्चे रहेंगे। उन बच्चों में किसी एक लड़के का या तो ऊपर से रैंक और नीचे से रैंक, दोनों तरफ से रैंक दिया हुआ रहेगा। या फिर कभी कहेगा बाएं छोर से इतना रैंक और दाएं छोर से इतना रैंक, यानी एक ही व्यक्ति का जब दोनों तरफ से यानी बाएं से और दाएं से
या फिर ऊपर से और नीचे से यदि रैंक दिया हुआ रहे और इतना सारा इन्फॉर्मेशन के बाद यदि पूछे कि बताइए वहाँ कुल कितने छात्र हैं, तो कुछ नहीं करना चाहिए, दोनों तरफ के रैंक को जोड़ देना चाहिए और लास्ट में एक माइनस कर देना चाहिए। वही काम करिए। राम का स्थान ऊपर से कहा 12वां, नीचे से 28वां, कहता है वहाँ कुल कितने छात्र हैं, तो कुछ नहीं करना है बच्चे। ऐसे सवाल में दोनों तरफ के रैंक को आप जोड़ दीजिए और लास्ट में एक माइनस कर दिया करिए। ये दोनों जुटा 40, 40 माइनस 1 दैट इज 39। योर ऑप्शन इज डी। तो बहुत आसान ये भी सवाल था, नो डाउट। अगले इस प्रश्न को देखा जाए। कहता है एक विमान बस की 3 गुनी रफ्तार से उड़ान भरता है, यानी विमान बस का 3 गुना चाल से चलता है। जो शब्द किसके लिए आता है, तो ध्यान रखिएगा जो शब्द नजदीक वाले शब्द के लिए आता है। तो इसमें नजदीक कौन है, बस है ना। विमान पहले यूज हुआ, बस बाद में, तो ये जो किसके लिए बच्चे, तो ये जो बस के लिए। ध्यान देंगे इस वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कहता है जो 50 मिनट में 50 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी बस की गति हमें पता चल रहा है। बस की गति देखा जाए तो बच्चे वो कितना है, तो 50 किलोमीटर दूरी को 50 मिनट में, यदि मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड 60 ऊपर चला जाएगा, 50 ये कट गया, यानी बस की स्पीड आपको पता चल गया 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखो क्या कहता है विमान की गति जो है वो बस की गति की तिगुना है। यानी विमान की गति आप क्या मान लोगे, यदि बस की गति 60, तो इसका तिगुना कितना होना चाहिए, 60 का तिगुना 180, यानी विमान की गति आपको पता चल गया 180। तो आपसे पूछ रहा है लास्ट में, देखो कि विमान 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो दूरी निकाल दो बच्चे, दूरी बराबर यही इसी में गुणा कर दो, दूरी बराबर चाल गुना समय। समय कितना 25, ये मिनट है, घंटा में बदलना होगा आपको क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 से ये 3 बार में, 25 दिया 75, यानी विमान जो है 25 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा बच्चे, 75 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। देखिए कितना आसान था सवाल, नो डाउट। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये प्रश्न क्या कह रहा है, 200 के 37% का आधा क्या होगा। ये तो हौ से हलवा, 200 का 37% यानी 37/100 और इसका आधा दैट इज 1/2। 200 से 200 साफ, आंसर सीधा कितना 37। तो क्या चीज़ का हलवा था आपको समझ में आया, है ना। सच में बहुत हलवा। आइए इसको देखा जाए। 2 गुणा 7 माइनस 6, यहाँ पर ये त्रुटि है जो मैं बता दूँ, यहाँ पे 6 नहीं, क्या है 1/3। क्या है बच्चे 1/3, यानी 2 गुणा 7 माइनस 6 का 1/3। थोड़ा सा आई थिंक मिस प्रिंट कहा जाए या जो कहा जाए। 3 से कटा दीजिए, 3 दूनी 6, ये हो गया 2 गुणा 7 में से 2 गया 5, 2 5 कितना हो जाएगा बच्चे 10। तो देख रहे हैं कितना मुश्किल सवाल है ना। आप कहते होंगे कितना मुश्किल है, हाँ ये सवाल सच में मुश्किल लगा होगा, देखने में बड़ा आसान लगा होगा, जब बनाने की कोशिश की होंगे तो उत्तर ही नहीं मिल रहा होगा, तब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ हमसे गलती हो रही है। गलती आपसे नहीं हो रही होगी, गलती इस प्रश्न में ही था। तो चलो बच्चे अगला क्वेश्चन, इसको देखा जाए। यदि किसी संख्या के दोगुने में 4 जोड़ते हैं तो जो संख्या मिलती है वो मूल संख्या से 6 कम होती है, और संख्या क्या है। आइए संख्या मान लो x, कहता है इस संख्या के दोगुने में यदि आप 4 जोड़ते हैं तो जो मिलता है यही मिला। कहता है ये किसके बराबर है, तो कहता है मूल संख्या से 6 कम है। मूल संख्या x माने थे, इससे ये 6 कम है। आप x का वैल्यू निकाल दीजिए, दैट्स ऑल। 2x माइनस x दैट इज x, और ये 4 उधर जाएगा, -4 -4 -6 -10, यानी आंसर होना चाहिए आपका B फॉर बिहार। वेरी सिंपल, नो डाउट। और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे यदि इस क्वेश्चन को देखे होंगे तो बहुत आसानी से बना भी दिए होंगे, कुछ है नहीं। आइए 7वां नंबर प्रश्न को विजिट करो और देखो बच्चे क्या ये आपसे बन रहा है या नहीं। कितने वर्षों में 8,003% सरल ब्याज की दर से उतनी ही आय देगा जितना कि 5 वर्ष में 4% सरल ब्याज की दर से 6,000। आइए 8,000 रुपया कह रहा है, इस रुपये पर कितने समय में, हमें समय नहीं पता, मान लेते हैं समय n है, तो 3% की दर से n समय में कितना प्रतिशत आपको ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे 3n%। प्रतिशत में ब्याज निकालने के लिए रेट और टाइम दोनों को गुना कर दिया जाता है।
रेट और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करिए, प्रतिशत में ब्याज निकल जाएगा। यानी n वर्ष में 3% की दर से 8,000 पर ब्याज हमें यही मिल रहा होगा। कहता है यह उतनी ही आय देना चाहिए जितना कि 5 वर्ष में 4% की दर से 6,000 रुपये पर। यानी यही किसके बराबर होगा, तो 6,000 पे 5 वर्ष में 4% यानी 5 गुना 4% है ना। यानी इस रुपये पर 5 वर्ष में 4% की दर से जो ब्याज मिला वही ब्याज कह रहा है 8,000 पर n वर्ष में 3% की दर से। यानी ये दोनों ब्याज आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा बच्चों, 3 जीरो से 3 जीरो साफ हो जाएगा, है ना। और उसके बाद कटा दो, देखा जाए तो यहाँ 4 है, 4 दूनी 8 कटा सकते हैं आप, है ना बच्चे। और क्या, तो 3 दूनी 6 से ये 6 साफ हो गया, यानी उधर बच गया हमारा 5, यानी कितने वर्ष निकल गए हमारा, 5 वर्ष आ गया। तो बहुत कुछ नहीं था बच्चे। यदि आपको साधारण ब्याज का बेसिक ज्ञान यदि नहीं है तो शायद आपको मुश्किल जरूर हो रहा होगा, और यदि बेसिक ज्ञान है तो हम समझते हैं आपके लिए बच्चों का खेल होगा ये सवाल, और कुछ नहीं है। और बच्चे अगला सवाल यानी 8वां नंबर प्रश्न को देखा जाए। ये प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्तक से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 हो और लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का योग 1150 है तो दूसरी संख्या क्या है। और बच्चों सबसे पहले देखा जाए तो आपके एलसीएम और एचसीएफ में कुछ रिलेशन दे रखा है। कहता है एलसीएम जो है वो एचसीएफ से कितना गुणा है, 45 गुणा है। इसका मतलब यदि आप एचसीएफ एक्स मानेंगे ये कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा, राइट। फिर कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग देखिए दे रखा है कितना, 1150, यानी इस दोनों का योगफल कितना है बच्चे, 1150। तो आप कहेंगे 46x इज इक्वल टू व्हाट, 1150। 23 से कटाइए, 23 दूनी 46, 23 बचे यानी 50 बार में, 2 से कटाइए कितने बार में, 25 बार में, यानी x का वैल्यू हमें मिल रही है 25। अब आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछा है। आइए यदि x यहाँ पे पता चल गया बच्चे तो आपको एलसीएम और एचसीएफ भी पता चल जाएगा। एलसीएम कितना, तो आप कहेंगे 45 गुना 25। एचसीएफ कितना, तो आप कहेंगे 25। एचसीएफ x ही है। और आप जानते हैं बच्चे एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। कोई भी दो संख्या हो उस दोनों का गुणनफल जो है उस दोनों ही संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इससे कई क्वेश्चन परीक्षा में आता ही रहता है। तो ये आपका एलसीएम, ये एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। कोई संख्या जो पूछ रहा है उसको y मान लीजिए, और एक संख्या ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कितना, 125। इसको कटाइए, आंसर आना ही चाहिए। 25 पचे 125, 5 से कटेगा पचे 25 और 45 पचे कितना, पचे 25, 5 चौके 20, 2 22 यानी 225। यानी जो दूसरी संख्या जो पूछ रहा था उसका आंसर आ गया बच्चे कितना, 225। तो उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अच्छा ही सवाल था, नो डाउट। जो बच्चे एलसीएम एचसीएफ को पढ़े होंगे, जानते होंगे, तो जरूर उनसे बना होगा, और नहीं जानते हैं तो सीखिए, है ना। प्रत्येक सवाल कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखाता है, और बूंद बूंद से कहता है घड़े भरते हैं। थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी यदि अर्जित किया जाए तो एक ऐसा समय आएगा कि नो डाउट आप पूर्ण हो जाएंगे। पूर्ण तो नहीं कहा जाए बच्चे, क्योंकि इस धरती पर पूर्ण कोई नहीं हो सकता है। पूर्ण एक ईश्वर है ना, बाद बाकी सब इंसान अधूरा है। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है। परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। आइए आप बताओ, 60% विद्यार्थी यदि पास हो गया तो फेल कितना किया होगा, तो आप कहेंगे फेल किया होगा 40%। तो प्रतिशत में फेल किया 40, जबकि संख्या में कितना फेल कर गया था, संख्या में फेल कर गया है 400, यानी 40% का वैल्यू 400। पूछा है कुल कितने विद्यार्थी थे। टोटल विद्यार्थी जो होता है वो अपने आप में 100% कहलाएगा, तो 100% का वैल्यू आपको बता दे रहा था। 40 से ये 10 बार में कटता हुआ दिख रहा है, यानी 1% का वैल्यू 10, तो 100% का वैल्यू कितना, 1000। यानी आपका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी। तो आप देख रहे हो बच्चे कितना आसान, कितना है ना सरल सवाल है। और मैं समझता हूं कि यदि आपको थोड़ा बहुत भी यदि बेसिक ज्ञान होगा प्रतिशत का, तो ये सब सवाल आपके लिए सचमुच हौ से हलवा लगता ही होगा। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, और ये प्रश्न क्या कह रहा है।
कहता है 2400 रुपये की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक इतने प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले देखो बच्चे, कहां से कहां तक का कह रहा है 20 मार्च से लेके कहां तक, 31 मई तक चलना है। तो मार्च कितने का महीना होता है आप बताओ। तो मार्च होता है बच्चे 31, 31 का, राइट। तो 20 मार्च से 31 मार्च, यहां एक चीज बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन के बारे में कि ये क्वेश्चन जो है जब कभी भी आपको ये डेट दिया हो रहा है कि इतने तारीख से लेके इतने तारीख तक का, यानी फलाने डेट से फलाने डेट तक का यदि आपसे पूछे साधारण ब्याज, देखो इसमें नियम क्या होता है ना कि जिस दिन आप ब्याज लेते हो किसी भी व्यक्ति से, किसी खास पर्सन से, जब आप कोई मूलधन लेते हो उधार के रूप में साधारण ब्याज पे, तो जिस दिन लिया जाता है ना वो दिन काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन जिस दिन आप उसे वापस देने जाते हैं तो वो दिन जरूर काउंट किया जाता है, राइट। लेकिन और हाँ, जब तक कुछ ना बोला जाए कि काउंट करना है, जिस दिन वो दिया उस दिन काउंट करना है या नहीं करना है, तो आपको वो दिन काउंट नहीं किया जाता है। इस सवाल में आप क्या है कि इस सवाल में जिस दिन, यानी जिस दिन मतलब 20 मार्च को, यहाँ 20 मार्च भी काउंट कर दिया गया है। इस सवाल में क्या कर दिया है, 20 मार्च भी काउंट करके इस सवाल को बनाया गया है, जो कि आपके प्रश्न में नहीं लिखा है। इसे लिखना चाहिए और उसे स्पष्ट करना चाहिए, ब्रैकेट में लिखना चाहिए कि दोनों दिन सहित। आप देखिएगा कई क्वेश्चन जब इससे आते हैं तो एग्जामिनर स्पष्ट कर देता है बच्चों को कि जब वो दोनों दिन, यानी जिस दिन आप उधार लेते हैं वो दिन यदि काउंट करना हो तो लिखता है कि वो दिन सहित, यानी उसे भी लेना है। लेकिन जब कुछ ना लिखा हो तो हमेशा यही समझा करिएगा कि जिस दिन पैसा लिए वो दिन काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस दिन आप लौटाएंगे उस दिन काउंट किया जाता है। तो आइए, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, फिर भी इस क्वेश्चन को मतलब आप कहिए कि थोड़ा सा अधूरा छोड़ा है, इसको लिखना चाहिए था दोनों दिन सहित, है ना। तो अब बच्चे देखते हैं, 20 मार्च से लिया धन, तो 20 मार्च से 31 मार्च तक, क्योंकि मार्च में 31 दिन होते हैं, तो 20 से 31 कितना दिन हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11, और जिस दिन लिए वो दिन भी काउंट करेंगे तो हो जाएगा 12 दिन। यानी मार्च का कितना दिन बच्चे, 12 दिन। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल कितने का, 30 का। अप्रैल कितने का, 30 का। अप्रैल के बाद मई, और मई 31 मई तक, यानी 31वां मई भी काउंट करना है, यानी 31 दिन हो गए मई में, है ना। मार्च में 12 दिन, अप्रैल का 30 दिन और मई का 31 दिन, सभी को जोड़िए, 2 1 3, 3 3 6 1 7, यानी 73 दिन का ब्याज आपसे पूछ रहा है। तो आइए साधारण ब्याज निकाल देते हैं। एसआई सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन कितना दिया हुआ है 2400, है ना। रेट कितना दिया है बच्चे, 6 चौके 24, 1 25/4, तो कितने दिन का, 73 दिन का। 73 गुणा 25/4। दिन को आपको किस में बदलना चाहिए, वर्ष में, क्योंकि वार्षिक ब्याज है। 73 दिन कितने वर्ष के बराबर, तो आप उसे 365 से भाग दे दीजिएगा, वर्ष में बदल जाएगा। और रेट इंटू टाइम, प्रतिशत में ब्याज निकालने के लिए रेट इंटू टाइम दोनों को गुना किया जाता है, और जब प्रतिशत हटाओगे बच्चे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, राइट। अब आप इसे सॉल्व करो तो आप कहेंगे 00 से 00 कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में। 73 25 हो जाता है 365, 5 से ये 5 बार में कट जाएगा, और 5 छके कितना, 30, यानी आपका उत्तर कितना हो गया बच्चे, 30 रुपीस, राइट। तो चलिए सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये रहा आपका अगला सवाल। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 और 5। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, कोई एक संख्या के बारे में कहा, एक संख्या को जब आप 2 से भाग देते हो तो भागफल कितना मिलता है, 10। यानी यहाँ से आपको पता चल गया वो संख्या 10 दूनी कितना है, 20 है, राइट। अब इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम और एचसीएफ है कितना, 60 और 5। तो आप जानते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी एक संख्या आपके पास 20 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है उसको y मान लीजिए, 20 तिया 60, 5 तिया 15, यानी दूसरी संख्या कितना मिल गया आपको, 15 मिल गया, राइट बच्चों। तो एलसीएम एचसीएफ का ये सवाल था और मैं समझता हूँ बहुत आसान है, नो डाउट। आपको भी लगेगा जब आप पढ़ोगे तब, बिना पढ़े तो हर सवाल मुश्किल है ना।
2 + 3 भी कितना होता है? दिस इज ऑल्सो अ वेरी टफ क्वेश्चन। आइए 12वां प्रश्न देखा जाए। ये प्रश्न कैसा है? बहुत ही शानदार। देखो बच्चे, एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी इस फॉर्म में कोई भी नंबर मिले, इस फॉर्म में यानी ऊपर 1 रहे और नीचे a गुणा b यानी 2 फैक्टर रहे, और इस दोनों का डिफरेंस क्या हो? 1 होना चाहिए। देखिए 3 और 4 का अंतर 1, 4 और 5 का अंतर 1, 5 और 6 का अंतर 1। जब ऐसा हो तो आप इसे आराम से दोनों को डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1/a माइनस 1/b। कब? जब दोनों के बीच अंतर कितना हो? 1 का हो। इस दोनों के बीच यदि डिफरेंस 1 का हो तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हो। तो आइए, फर्स्ट टर्म को क्या मैं लिख सकता हूं? 1/3 माइनस 1/4 बिल्कुल लिख सकता हूं। सेकेंड टर्म के बारे में सोचा जाए तो आप उसे 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हो। ठीक उसी तरह 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हो बच्चे। और लास्ट 1/20 माइनस 1/21। इसमें देखिए कटता हुआ दिख रहा है, सेकेंड फर्स्ट से सॉरी। इसी तरह ये क्या होगा? कटता जाएगा और वहां बचेगा क्या? तो देखिए जस्ट अपोजिट होता है बच्चे। फर्स्ट टर्म का ये था आपका फर्स्ट टर्म और ये है आपका लास्ट टर्म, राइट। फर्स्ट टर्म का यदि लास्ट कटा है तो इसका कटेगा फर्स्ट, यानी उल्टा पढ़िए, जो बचा इसका फर्स्ट बचेगा तो उसका लास्ट बचेगा, या यूं कहिए इसका लास्ट कटेगा तो उसका फर्स्ट कटेगा। लास्ट वाले में इस तरह से बचे अपोजिट, इसका फर्स्ट तो उसका लास्ट। बस इस दोनों को सॉल्व कर दीजिए। जो बचा आपके सामने बचा 1/3 माइनस 1/21, इसे सॉल्व करिए, एलसीएम 21 आ जाएगा। 3 × 7 = 21 माइनस यहाँ कितना बच्चे? 1 ही आएगा, यानी 6/21, ये भी कटेगा। 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21, 2/7, 2/7। जो बच्चे ये सब सवाल पे प्रैक्टिस करते हैं बहुत आसानी से, बेहद आसान तरीके से डायरेक्ट वो इसका 1/3 और यहाँ 1/21 लेके दोनों को घटा के सीधा उत्तर डाल देता है ना। तो आपसे भी होगा, पहले जाने तो सही, है ना। उछल कूद करने से थोड़ी होगा। उछल वही सकता है जो पहले चलना सीखता है ना। तो आप भी उछलोगे, कूदोगे, रफ्तार से चलोगे, लेकिन पहले सीखें तभी तो। चलो बच्चे अगला क्वेश्चन देखता हूं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। दिस इज द कैलकुलेटिव सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, और इस सिंप्लीफिकेशन के सवाल को बनाया जा देखते हैं क्या उत्तर आता है। आइए, आप जानते हैं बॉड मास का रूल थोड़ा बहुत, है ना, बॉड मास के रूल से संबंधित है। आइए उसी रूल पर हम लोग इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन करें, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 5 × 15 = कितना? 16/5 भागा क्या है? 2/3 का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा। 4 दूनी 8, 1 9/2। ध्यान रखना बच्चे, सबसे पहले ऑफ की क्रिया किया जाता है, का की क्रिया सबसे पहले करना है। यानी यहाँ का की क्रिया था, यानी इसको सबसे पहले सॉल्व करना है, इसको नहीं, पहले इसको। 3 × 3 = 9, 2 से 2 साफ, ओके। फिर यहाँ प्लस, तो प्लस डालिए। 5 × 3 = 15, 2 17/3। आराम से करना, हड़बड़ाना नहीं, है ना। नहीं तो जो नंबर आना था वो नंबर जाएगा ही नहीं, कुछ और साथ लेके चला जाएगा, निगेटिव कर देगा बच्चों, है ना। ये कितना? 17/3 भागा 3 इकाई 3 1 4/3, ओके। का मतलब फिर से यहाँ गुणा, 4 × 4 = 16, 1 17/4, 17 ध्यान रखना जहाँ का लगा सबसे पहले उसको सॉल्व कर लिया करिए। 4 से 4 साफ, राइट बच्चों। अब उसके बाद इधर बढ़े, फिर माइनस है, माइनस लिखते हैं। 5 × 3 = 15, 1 16/3, 16/3 मैंने लिख दिया। गुणा कितना? 3/4, ओके, 3/4। और भाग है, तो भाग के बदले में यदि हम गुणा लिख दें, इसको अपोजिट किया, उल्टाया जा सकता है ना। जिस भिन्न से भाग देते हैं समझिए उसके उल्टा से गुणा हो जाता है, तो गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6, 2 8/3, इसे समझिए 3/8। आइए एक स्टेप और सॉल्व करना होगा हम लोग को। यहाँ 16 कितना बचे? 5। भाग को यदि गुणा समझें तो इधर उल्टेगा, ऊपर में 3 था, उल्टेगा, हो जाएगा 1/3, ओके। फिर प्लस है, प्लस लिखिए। यहाँ क्या बचता हुआ दिख रहा है हमारा? 17/3, 17/3 भाग है, इसको गुणा कर दीजिए। यहाँ 17/3 इसको उलट दीजिए तो हो जाएगा 3/17 माइनस। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। 3 से 3 कट गया, 8 दूनी 16 कट गया, है
है ना बच्चे, 2 दूनी 4 कट गया, यानी यहाँ से बच रहा है 3/2। अब क्या करना है हम लोग को, इसको सॉल्व करना है फाइनली, यानी 16/15 प्लस, अरे वाह इतना सुंदर ये है 1 माइनस 3/2। आइए अब बच्चों करना क्या चाहिए आपको, इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, सीधी सी बात है। क्या करूँ मैं, चलो थोड़ा इसी को सॉल्व कर लो। ये घट के कितना हो जाएगा 2 - 3 यानी -1/2, -1/2। एलसीएम कितना 30, 15 दूनी 16 दूनी 32 माइनस 15, 32 में 15 गया तो ऐसा लगता है 17 हो जाएगा, और 17/30। वाह वाह ऑप्शन मिला रे, यस मिल तो गया, मिल गया तो वेरी गुड, नहीं मिलता तो भी वेरी गुड ही कहते, है ना। तो इस तरह से आप धैर्य के साथ बच्चों थोड़ा सा आराम से कैलकुलेशन करना, जोड़ घटाव की ही परीक्षा है ना, बोर्ड मास की परीक्षा है। जो महानुभाव बीच राह में चलते चलते कहीं भी फिसले, निगाहें कहीं इधर उधर भटका, तो समझ रहे हो कहाँ चले जाओगे, सारा परिश्रम पानी में। तो आइए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कर रहा है बच्चों, देखो सुनो। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर इतना है, वह धनराशि क्या है। एक बात बच्चों ध्यान रखना, फॉर 2 ईयर्स के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, इसे याद रखना, है ना। मूलधन बराबर होता है सीधा अंतर और 100/r का स्क्वायर, बस इसी फॉर्मूले पे आप बैठा दो। मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन पूछ ही रहा है, चलो अंतर कितना दिया है, सीआई और एसआई का डिफरेंस बता रहा है 16.80 इंटू 100/r, रेट कितना है बच्चे 8 का स्क्वायर, इसे सॉल्व कर देना है। 4 दूनी 8, 4 से 25, बार में साफ। इस जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी 168 बटे यहाँ हमें 10 दिखाई पड़ रहा है, और ये 25 का स्क्वायर बच्चे कितना 625 बटे 2 दूनी 4, 4 से ये कटेगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8। ऐसा लग रहा है कि इस दोनों को कटा दें, या फिर 625 को 42 से ही गुना कर दें और 10 से डिवाइड कर दें, तो आई थिंक ये भी सही रहता है। 5 से कटा दें क्या, हमें तो लग रहा है गुना ही कर देते हैं। 625 को गुना करो तो बच्चे 42 से, देखो कितना आ रहा है, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छके 12, 4 पचे 20, 2 4 2 8 2 10, बाकी 1 4 छके 24, 1 25, 0 5 2 6 2, 10 से भाग लगाओगे ये साफ हो जाएगा। 26 25 कहीं दिख रहा है क्या, हाँ रे दिख तो रहा है, दैट इज डी नंबर। उत्तर होना चाहिए कितना, डी फॉर अपने भारत की राजधानी दिल्ली। ओके बच्चों, तो ये था आपका प्यारा सा सवाल, सीआई और एसआई दोनों का मिश्रित सवाल, है ना। इसी तरह सिलसिला आगे बढ़ेगा, और ये रहा आपका अगला सवाल 15वां, एवरेज का सवाल। किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु इतना, अन्य 8 का इतना, 15 में क्या है। आइए थोड़ा सा गुना भाग कर लिया जाए। 15 का औसत 14, तो 15 का कुल योग 15 गुणा 14, 15 चौकी 60 और 15 6 21, 210। फिर कहता है बच्चों इन्हीं में से 6 छात्र का औसत 15 था, तो 6 का कुल योग 6 गुणा 15, 15 छकी कितना 90। फिर कहता है अन्य 8 छात्रों का 13 था, तो 8 का कितना हो जाएगा 8 गुना 13, 13 गुना 8 कितना बच्चे 104, है ना। 15वां का पूछ रहा। आइए देखा जाए तो यहाँ 6 का दे दिया और 8 का दे दिया, यानी समझा जाए तो टोटल 14 का मिल गया। तो 15 के योग में से 14 का योग माइनस कर देंगे तो उत्तर आ ही जाएगा बच्चों। इस दोनों को जोड़ो, 4 9 1 194, यानी 210 में 194 माइनस कर दीजिए। 210 में क्या करें 194, है ना। क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है ना बच्चे। ये 15 का योग निकला, और 15 का योग में से 6 और 8 का योग कितना, इस दोनों को जोड़े 194। 15 का योग में 14 का योग घटा देंगे तो जो छूटा था वो निकल जाएगा। घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 9 गया 1, और इसकी कहानी खत्म, यानी 16 आ रहा है। यस, ऑप्शन में भी 16 दिख रहा है, आंसर हो जाएगा 60। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सिलसिला ऐसे ही बढ़ाते रहते हैं। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देखो क्या कर रहा है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है और प्राप्त मान 4/7 है। कहना क्या चाह रहा है भाई, कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके, अनुपात मतलब भिन्न समझिए, अनुपात मतलब भिन्न,
जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। क्या कहना चाह रहा है भाई ये? वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है। ठीक है, ओके ओके ओके, अच्छा इन्हीं में से किसके बराबर हो जाएगा, कुछ ये कहना चाह रहा है क्या? वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है और प्राप्त मान 4/7 के बराबर। ओहो, ये तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन से भी पकड़ा जा सकता है बच्चों, है ना। 15 चौकी 60 और 15 सते, यही लगता है उत्तर होगा, है या नहीं? बिल्कुल होना ही चाहिए। और ये कटाओ 5 से 5 10 19 नहीं, ये 5 से 13, ये 5 से 4, ये 5 से 7, ये 5 से 20, बिल्कुल 4:7। सिंपल ऑप्शन से भी पकड़ सकते हो। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है ना। दोनों पदों का अंतर 45, इस दोनों का अंतर भी देख लीजिए 45 ही हो रहा है कि नहीं। और यदि आप क्वेश्चन से बनाना चाहते हो तो क्वेश्चन से भी बन सकता है। देखो कैसे, क्वेश्चन से कैसे बनाते हैं, रेशियो 4:7 दिया है और इसके दोनों पदों का अंतर दिया है 45, राइट। तो यहाँ पे दोनों पदों का अंतर निकालो, कितना? दोनों पदों का अंतर कितना? 3 बराबर आप कहोगे 45, तो एक का मान कितना? तो आप कहेंगे 15। 15 से गुणा कर दीजिए 4 में, 15 चौकी 60 और 15 सते 105, ऐसे भी निकाला जा सकता था, राइट। वेरी इजी। कई बच्चे हमको लगता है इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए होंगे, है ना, समझने में मुश्किल हुआ होगा थोड़ा सा। जानते ही कई लोग को समझना मुश्किल होता है, ठीक उसी तरह सवाल को भी समझना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों, है ना। चलो ये रहा तुम्हारा अगला सवाल, क्या कर रहा है देखो। यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है तो 12 मीटर ऊंची, 21 मीटर चौड़ी और इतना सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? अरे भाई इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, आयतन में आयतन से भाग लगा दीजिए, संख्या निकल जाया करेगा। आइए दीवार का आयतन देखो क्या क्या दे रखा है। दीवार जो बनाया है यहाँ थोड़ा सा मीटर सेंटीमीटर भी चक्कर है, ईटा तो सारा का सारा सेंटीमीटर में दिख रहा है, ये मीटर ये मीटर ये सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सभी को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ओके, दीवार का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, दीवार जस्ट लाइक किसके बराबर होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है बच्चे? दीवार को माना जाता है घनाभ। दीवार को क्या मानेंगे आप? घ से घनाभ। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेकिन ध्यान रखना इसमें दो ठो मीटर में था, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए ना 100 से गुणा किया जाता है। 2 मीटर था इसलिए दोनों को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 2 बार 100 से गुणा करना पड़ा। दीवार के आयतन में एक ईटा के आयतन से भाग लगा दीजिएगा ना तो ईटा की संख्या मिल जाएगा। एक ईटा देखो उसका माप क्या क्या दिया है, ईटा भी जस्ट लाइक घनाभ ही होता है, ईटा का भी शेप घनाभ के आकार का ही होता है, क्यूबॉइड। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चलो बच्चे इसमें कटाओ, कुछ कट रहा हो तो कटा सकते हो, बिल्कुल सही। 18 दूनी यहाँ से 36 कटता हुआ दिख रहा है, 6 दूनी 12 कटता हुआ दिख रहा है हमें, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 और 7 21, कितना सुंदर। और 3 पे जितना जीरो मन करे दिल करे उतना बैठा दो, है ना, वही उत्तर होना चाहिए। तो ये था आपके इन प्रश्नों का सॉल्यूशन। यदि आपने किया था टेस्ट में तो आई थिंक द बेस्ट, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपने सीख तो लिया, है ना। कहता है कि हार और जीत क्या है भाई, जीत मिली तो जीत मिली नो डाउट, हार मिली तो कम से कम कुछ मिला, सीखने को अनुभव मिलता है। ऐसा कुछ है नहीं कि इंसान खो देता है, किसी भी प्रतियोगिता में बैठने से कुछ खोया नहीं जाता, अनुभव तो मिलता है ना, बहुत अनुभव मिलता है। और अनुभव को यदि आप संयोजते रहें यानी उसको इकट्ठा करते रहें तो एक न एक दिन वही अनुभव आपको त्रुटि होने से बचाता है, गलतियां करने से बचाता है और अंततः एक दिन आप सफल हो जाते हैं। ये रहा आपका 18वां प्रश्न और देखा जाए इस प्रश्न में क्या है। कहता है एक व्यक्ति ने एक कार इतने रुपए में बेच दिया और बेचने से उसे क्या हो गया, 5% की हानि। कहता है 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। आ जाओ बच्चे, 3, 8, 1, 2, 3, 4 इतने में बेचा तो 5% की हानि हुई। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, हानि में घटा दीजिए 19/20, उल्टा गुना करना होगा 20/19। विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने से क्रय मूल्य मिलता है, यानी इतने में आपने कार को खरीदा होगा।
फिर कहता है 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कार को कितना में बेचना चाहिए। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 और लाभ में जोड़ेंगे यानी 23/20। क्रय मूल्य पता हो, विक्रय मूल्य को ओर जाना हो बच्चे तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करते हैं, यानी इसमें अब होल वैल्यू का सीधा 23/20। इसे सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है कि उत्तर आ ही जाएगा। 20 से 20 साफ हो जाएगा। 19 दूनी 38, 23 दूनी 46, कहाँ है 46, तो सी नंबर, यानी ये आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कुछ नहीं था बच्चों। ये रहा आपका अगला सवाल, देखो 19 नंबर क्या कह रही है। एक कार पहले इतना किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल गया, तो क्या करना है इसमें, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, जब अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से तय किया जाए तो आपको टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से जब भाग दे देंगे तो क्या मिलता है, एवरेज स्पीड। आ जाओ टोटल टाइम निकाला जाए, यानी 272 को उसने 40 की गति से तो इतना समय लगा होगा, और फिर अगले 85 को उसने 50 की गति से चला तो ये समय लगा होगा। इसको ज़रा सॉल्व करना हो तो कर लो बच्चे। हमें लग रहा है कि ये 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा 10 बार में। 4 छके 24, 3 और 4 अठे 32, राइट बच्चों। 5 से कटाओगे, 5 से ये 10 बार में और 5 से कितने बार में, 17 बार में। बहुत अच्छा। 68 और 17 को जोड़ दो बच्चे, 8 7 15, 6 से ये 85/10। टोटल टाइम आपको क्या लग गया था, 85/10 घंटा। एवरेज स्पीड पूछा था, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जरा इसे कर दो, टोटल डिस्टेंस व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, यानी 272 अब प्लस कितना बच्चे 85। 272 और 85 इस दोनों को जोड़िए तो कितना मिलेगा, 5 2 7 8 7 15, 357। और इस टोटल डिस्टेंस को कितने टाइम में, 85/10, 85/10, 10 को ऊपर भेज दीजिए और बच्चे इसे सॉल्व करो तो उत्तर आ ही जाएगा। 5 से कटाओ, 5 दूनी 10, 5 से 17 पचे 85, 17 से ये भी कटने के लिए तैयार ही होगा, विश्वास रखो। 17 दूनी 34, 17 इकाई 17, 21 दूनी 42, कहीं तो होगा। ये रहा 42, यानी आंसर डी नंबर। क्या बच्चों, तो ये बिल्कुल आई थिंक आप समझ गए होंगे, नो डाउट। ये रहा आपका सॉल्यूशन। आइए अगला 20वां प्रश्न देखा जाए। 20वां प्रश्न क्या कहता है, 9500 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। रुपया धन दिया हुआ है 9500, 2 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी ब्याज आपको अर्धवार्षिक जोड़ा जा रहा है और अर्धवार्षिक रूप से जब लेंगे तो ब्याज कितना मिलेगा वो आपको बताना है। आई थिंक द बेस्ट क्वेश्चन, और हमें लग रहा है कि 2 वर्ष का पूछ दिया, यानी 4 इंटरवल में चला जाएगा ये, यानी थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनेगा नो डाउट। और अभी तक मैंने देखा जितना भी सवाल था, यानी ये 20वां सवाल चल रहा है, 1 से लेकर 19 तक में, हमें नहीं लगता है कि किसी भी प्रश्न में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन था, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत थी। सारा का सारा सवाल एकदम बनने के लायक था बच्चों। उन बच्चों से जो पढ़ते हैं नो डाउट, जो नहीं पढ़ते उनसे तो एक भी सवाल नहीं बनता है, तो उनके बारे में क्या कहा जाए। तो जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, जीवन में कुछ करने वाले हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ 1 से लेकर 19 तक में कहीं कोई ब्रेकर नहीं था। ब्रेकर थोड़ा सा यहाँ आया जो आपको थोड़ा देर के लिए ब्रेक किया होगा, और ये भी ब्रेक किस लिए जानते हैं, कैलकुलेशन की। चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा कैलकुलेशन होता ही बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना। आइए देखते हैं सवाल में करना क्या है, मैं इसके प्रोसेस को बता देता हूँ, बाद बाकी जोड़ घटाव गुणा आप करते रहना, ठीक है। वो करने की हमें जरूरत नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, 9500 की धनराशि 2 वर्षों में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, मिसधन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों, मिसधन। तो आप जानते हैं अर्धवार्षिक का मतलब हो गया कि वर्ष आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी जो 1 साल में लेता वो आपका 6-6 महीने में ही ब्याज जोड़ने लगा, है ना। तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, तो वर्ष जितने पार्ट में बंटता है रेट में उतने से डिवाइड हो जाता है। तो आप बताइए जब 6 माही लेगा तो वर्ष कितने पार्ट में बटेगा, 6 महीना यानी 2 पार्ट में। तो रेट में 2 से भाग लगा दीजिए और 2 पीरियड का, है ना, 1 वर्ष कितने पीरियड में, 2 पीरियड का आपको ब्याज पूछ रहा है। तो आइए 8 में यदि आप 2 से भाग लगाओगे तो 4% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 4% का होल वैल्यू हो जाएगा बच्चों 26/25, राइट, 26/25। और जितने पीरियड का पूछे उतना बार गुणा। तो 1 वर्ष में 2 पीरियड, यहाँ कितने साल है बच्चे, 2। तो कहता है रेट में भाग लगता है लेकिन समय में गुणा हो जाता है, तो 2 दूनी 4, यानी 4 पीरियड हो गया, है ना। तो
तो 26/25 को कितना बार गुना कर देना है? 4 बार। मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुणा करिएगा, प्रतिशत का होल वैल्यू निकाल के, तो बच्चे ये आपका क्या निकल जाएगा? मिश्र धन। यानी 4 साल में ये 9500 इतना बड़ा धन बन जाएगा। और मिश्र धन में बच्चों जब आप मूलधन को घटा दोगे, तो क्या निकल जाया करेगा? आपका ब्याज मिल जाएगा। तो आप इसको जरूर अपने से सॉल्व करना बाबू, है ना। रही बात इसका कैलकुलेशन का, मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं समझता हूं कि आप लोगों को इसका प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हाँ, मैं इसके लिए एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में बच्चों टेक्निकली थोड़ा सॉल्व करना, और यदि आपको थोड़ा बहुत स्क्वायर वगैरह का ज्ञान है, क्यूब का ज्ञान है, तो थोड़ा फास्ट कर लेंगे। और सभी बच्चों को निश्चित रूप से स्क्वायर और क्यूब बहुत हद तक याद भी रहना चाहिए, जिससे कैलकुलेशन आप बहुत फास्ट कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय रहता है बच्चों। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रश्न यदि एग्जाम में मिले, यदि ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिले, तो इन प्रश्नों को बीच में अटेम्प्ट मत लिया करिए। यदि लगे कि कैलकुलेशन बहुत टफ होने वाला है, यदि लगे कि कैलकुलेशन बहुत आसान, आप देख रहे हैं कि 4 इंटरवल तक लेके चला गया, 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ गया, तो बच्चों यदि लगे कि कैलकुलेशन टफ हो रहा है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि लास्ट में ऐसे प्रश्न को किया करिए जब आपके पास पर्याप्त समय बच जाए। नहीं तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन लाने के चक्कर में कई आसान प्रश्न आपके छूट सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि 100 में 100 ही बनाने से रिजल्ट आता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ लिखा भी रहता है इंस्ट्रक्शन में, कुछ प्रश्न कठिन है, कुछ प्रश्न आसान है। विद्यार्थी को सलाह दी जाती है कि आप कठिन प्रश्नों में ना उलझे, लेकिन ये निर्णय आपको ही करना है कि कौन सा प्रश्न चुनना है, कौन सा प्रश्न इग्नोर करना है बच्चों, है ना। यदि सफलता चाहते हैं तो कुछ क्वेश्चन को इग्नोर भी करके आगे बढ़ना होता है। वो डिसीजन वही लेता है जो सफलता तक पहुंच सकता है ना। सभी से ये निर्णय भी संभव नहीं है, तो बच्चों इसको जरूर करना, है ना। उत्तर जरूर आ जाएगा, नो डाउट। आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25 और 15 की दोहरी छूट दी, उसने वस्तु को कितने में बेचा। आइए, अंकित मूल्य 400 था, 25% का मतलब बच्चे 1/4, डिस्काउंट में घटा देना है यानी 3/4। अगेन डिस्काउंट 15%, 15% यानी फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 यानी 17/20। कितना बच्चे? 17/20। आ जाओ इसको कटा लेते हैं हम लोग। 20 चौके 80, 80 पचे 400, 5 तिया 15, 15 सते 105, बाकी 10 और 15 10 कितना बचे? 255, यानी आंसर कितना हो जाएगा? बी फॉर बिहार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखा जाए। ये क्या कह रहा है? कहता है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है यदि उनके घनों का योग दिया। आइए, जब स्क्वायर और क्यूब करे बच्चे तो एक चीज ध्यान रखिए कि आप अनुपातिक संख्या मान लेना। पहला संख्या 3x है और इसका घन ये होगा, दूसरा अनुपातिक संख्या x मानेंगे तो दूसरा संख्या 4x और इसके घन हो जाएंगे इतना, और दोनों के घनों का योग कितना दे रखा है? 728। आइए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चे? 27 क्यूब, और 4 का क्यूब 64, है ना, बराबर कितना? 728। दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है? 7 4 11 6 यानी 91x क्यूब बराबर कितना? 728। ये हमें लग रहा है 8 से कट ही जाएगा, बिल्कुल कट रहा है 8 से। x क्यूब बराबर 8, तो x बराबर बच्चे 2, 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू पता चल गया। करें इन दोनों संख्याओं का योग बताइए। दोनों का योग कितना है? 4 3 7x, यानी 7x का वैल्यू बता दीजिए। 7 दूनी कितना? 14, यानी आंसर हो जाएगा आपका 14। ये था इस सवाल का सॉल्यूशन बच्चों। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए, और ये क्या कह रहा था। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद फिर 15% की कमी की जाती है। उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ? तो जब एक ही मूल्य में बार बार प्रतिशत परिवर्तन किया जाए और पूछे कि बताओ उसमें कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो ऐसे सवाल को बच्चों AB फॉर्मूला से बनाना चाहिए। आइए बना लेते हैं। पहले वृद्धि हुआ, वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह, कमी के लिए माइनस, और यहाँ पर A गुणा B। AB फॉर्मूला क्या है बच्चे? तो A प्लस B प्लस A गुणा B बटे 100, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह यूज़ करिएगा और कमी के लिए माइनस। और यहाँ का चिन्ह कैसा होता है? तो इस दोनों के चिन्ह का गुणनफल। यहाँ का चिन्ह कैसा होता है? इस दोनों के चिन्ह का गुणनफल, दैट इज माइनस 15 गुणा 15 बटे कितना बच्चों? 100। तो ये प्लस और माइनस तो कट ही गया। 15 का स्क्वायर 225 होता है, यानी 2.25% की क्या हो गई? माइनस चिन्ह आने लगा। इसका मतलब कमी समझिएगा। यही प्लस आता तो हम लोग क्या समझते? वृद्धि होता है, राइट। आइए ये रहा अगला क्वेश्चन। मिश्र धातु A का 40 kg,
मिश्र धातु बी के 63 kg में मिलाया जाता है यदि मिश्र धातु ए में लेड और टीन का अनुपात 2:3 और मिश्र धातु बी में टीन और तांबे का अनुपात 2:5 है तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों क्या कर रहा है। मिश्र धातु है, पहला मिश्र धातु में क्या क्या मिला है, लेड और टीन। लेड समझिए, L फॉर लेड और T फॉर टीन, राइट। बी में क्या है, टीन और तांबा। टीन को टी मान लिया, तांबा को चलिए हम थोड़ा सा तांबा ही लिख देते हैं। अब अपने स्टाइल में समझने के लिए कुछ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आ जाओ, तो देखा जाए पहले में रेशियो 2:3 और मात्रा कितना 40, तो 40 को 2:3 में बांटिए तो आप कहेंगे 5 = 40, 1 = 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। यानी लेड और तांबा पहला मिश्र धातु में हमें पता चल गया कि लेड 16 था और तांबा 24 था। दूसरे में देखिए, दूसरे यानी बी मिश्र धातु में रेशियो दिया है दोनों का 2:5 और बी में मात्रा कितना दिया था 63, तो 63 को 2:5 में बांट लीजिए। 7 = 63, 1 = 9, 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45। अलग अलग मात्रा पता कर लिए। अब आपसे कहा जब ए और बी दोनों को मिला दिए, यानी सभी को क्या कर दिया, मिला दिया, तो मिलाने के बाद कहता है टीन उसमें कितना मिलेगा, आप ही बताइए। टीन यहाँ और यहाँ, यही दोनों तो मिलेगा, इस दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को क्या करिए, जोड़िए। 8 × 4 = 12, 2 × 1 = 3, 1 = 4 यानी 42। कहाँ है 42, यानी उसमें टीन की मात्रा कितना मिल गया 42, राइट बच्चों। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर दिया हुआ है, जहां x > y है। कहता है यदि x का इतना % y कितने % के बराबर है तो दोनों संख्याओं x और y का योग बताए। आइए, x का कितना %, 9.5%, कह रहा बराबर है किसके, तो y के 16.5% के। सबसे पहले बच्चे प्रतिशत से प्रतिशत साफ करो, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, इसका कोई औकात नहीं। 5 से कटाएंगे 19 बार में कटेगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15। यहाँ से हमें x और y का रेशियो क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे 33:19 मिल रहा है, राइट बच्चों। यहाँ पे डाटा क्या दे रखा है, x और y का अंतर दिया हुआ। आओ बच्चे, रेशियो में अंतर कितना, तो आप कहोगे रेशियो में अंतर 14, रेशियो में अंतर 14 और संख्या में अंतर कितना 350, राइट बच्चों। सही लिखे ना, ठीक है। तो आई थिंक ये उसके बाद पूछ कर x और y का योग पूछ रहा है। दोनों का योग देखा जाए तो रेशियो में योग कितना 52 का वैल्यू पूछ रहा है। कट नहीं रहा क्या, हाँ कट तो जाएगा, 14 से कट तो गया, 14 दूनी 28, 7 14 25 70, यानी 1 का वैल्यू 25, तो 52 का वैल्यू निकालना है। 25 दूनी 50, बाकी 5, 25 × 5 = 125 और 5 = 130, यानी 1300 है कहीं, या सी नंबर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं शायद आप ये समझ गए होंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन अब है नहीं, है ना। तो ये था आज का आप सभी का 25 प्रश्नों का डिस्कशन। तो आप सभी बच्चे जिस प्रश्न को आपको समझने में दिक्कत हो रही है उसे आप कई बार रिपीट करके देखिए, वीडियो को स्लो करके देखिए। यदि आपको लग रहा है बहुत फास्ट हो रहे हैं तो स्लो कर लीजिए, जिसे लग रहा है कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं आप फास्ट कर लीजिए। यही तो फैसिलिटी है ना आपके साथ ऑनलाइन क्लास का। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन 25 प्रश्नों को सीख चुके होंगे, और यदि आपको सीखे हैं तो मुझे भी इस बात का गर्व होगा कि मैंने कुछ पल आपके साथ बिताया, कीमती समय मैंने आपको कुछ दिया, तो आप अपने ज्ञान में थोड़ा सा वृद्धि किए। और यदि आप सभी ने कुछ सीखा, कुछ जाना और आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और वैसे बच्चे जो आज पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे। तो ऐसे ही बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहिए। थैंक यू वेरी मच।